चोर ससुराल से ही है। ये ले बेटा, ये तेरे 10, 20 और ये पूरे 30 रुपए। 15 रुपए कॉलेज जाने के और 15 रुपए कॉलेज से वापस आने के। माँ, कम से कम कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा दे दो, रास्ते में कुछ ज़रूरत पड़ गई तो। अरे ज़रूरत क्या पड़ेगी तुझे? बैग में खाने का डब्बा है, पानी की बोतल है, और किस चीज़ के लिए तुझे पैसे चाहिए? जा, अब जल्दी से कॉलेज जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ। ये तो अनु के घर वालों की हर रोज़ की आदत थी। बेचारी अनु को आज तक कभी आने जाने के किराए से ज़्यादा 1 रुपया भी फालतू नहीं मिला था, जिस वजह से वो बहुत बार शर्मिंदा होते होते बची थी। अब आज का ही दिन ले लो। कितने दिन हो गए यार, हमने कब से पिज्ज़ा नहीं खाया। आज तो खन्ना सर का लेक्चर भी नहीं है, चलो ना चलकर पिज्ज़ा खाते हैं। हे भगवान, अब ये मुझे भी अपने साथ पिज़्ज़ा खाने चलने के लिए बोलेगी। इनका तो एक पिज़्ज़ा भी कम से कम 300-400 का आता है, और मेरी जेब में तो घर जाने के लिए सिर्फ 15 रुपये हैं। अनु बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दबे पाँव निकल ले। अरे तू किधर चली? पिज्ज़ा खाने नहीं चलना क्या हमारे साथ? अरे नहीं यार, आज ना मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। कल रात को सोने में बहुत देर हो गई थी ना, बहुत थकान सी हो रही है। मैं घर जा रही हूँ, जाती ही सो जाऊंगी। तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना होता ही है। आज तक कभी तो हमारे साथ कहीं कुछ खाने नहीं गई, अरे कहीं घूमने भी नहीं गई। पता नहीं कैसे बोरिंग लड़की है तू। हाँ ठीक है, अब जाने दो मुझे। अनु गुस्से में अपने घर आ जाती है। पता नहीं इन घर वालों को मुझे पैसे देने में दिक्कत क्या है। हर बार इनकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। कहीं भी बाहर नहीं जा पाती। मैं फ्रेंड्स के साथ जाकर अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं पाती। पता नहीं ये दिन कब ख़त्म होंगे। अनु ने कहा ही था कि उसके ये दिन कब ख़त्म होंगे कि थोड़े ही दिन बाद घर में शादी करके उसकी भाभी आ गई। भाभी के आने से अनु को पैसे मिलने तो शुरू नहीं हुए, लेकिन उसने पैसों के लिए अपनी अलग तरकीबें लगानी शुरू कर दी। अरे वाह भाभी, इतनी सुंदर साड़ी, ये तो बहुत महंगी होगी ना, भैया ने ला कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं खुद ही लेकर आई हूँ। तुम्हारे भैया तो मुझे हर महीने सामान खरीदने के लिए अलग से पैसे दे देते हैं, तो मुझे जो पसंद में आता है मैं खरीद लाती हूँ। वाह भाई वाह, मुझे तो आज तक घर वालों ने बस के किराए के अलावा कभी वड़ा पाव खाने के लिए भी पैसे नहीं दिए, और भाभी के आते ही उन्हें महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए अलग से पैसे दे दिए। अरे ये मन मन में क्या सोचने लग गई तू? कुछ नहीं भाभी, बस आपकी साड़ी ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगेगी आप पर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब मैं ना कॉलेज चलती हूँ भाभी, देर हो रही है। भाभी के कमरे से निकलते हुए अनु की नज़र पड़ती है भाभी के नए मेकअप पर, जो बहुत ही महंगा था। अब आता है अनु के दिमाग में एक प्लान। सब लोगों ने मिलकर कल मूवी का प्लान बनाया है, लेकिन मेरे पास तो मूवी देखने के पैसे ही नहीं है। पर मूवी तो मुझे देखनी है। अब घर वाले सीधी उंगली से पैसे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? मूवी देखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मैं इस तरह हर चीज़ के लिए अपना मन मारती रहूंगी? अपने दिमाग में कुछ खुराफात सोचकर अनु कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही शाम को कॉलेज से घर आती है तो देखती है भाभी तो घर पर ही नहीं है। भाभी कहाँ गई है माँ? अरे वो तेरे भाई के साथ फिल्म देखने गई है, रात तक आ जाएंगे दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है। वाह अनु, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इससे अच्छा मौका तुझे और कब मिलेगा? अनु चुपके से अपनी भाभी के कमरे में जाती है। बाप रे बाप, इतना महंगा आईलाइनर, 1200 रुपये। मुझे तो कभी 12 रुपये की लिप बाम खरीदने के भी पैसे नहीं दिए। श्रुति को यही वाला आईलाइनर चाहिए था ना, अच्छा हुआ भाभी ने इसे खोला नहीं है। अब ये आईलाइनर जाएगा श्रुति के पास, और मैं उन पैसों से देखूंगी मूवी। भाभी के आते ही लाइफ तो सेट हो गई। श्रुति चुपके से आईलाइनर उठाती है और उसे अपने पल्लों में छुपाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन, ये ले श्रुति, तुझे आईलाइनर चाहिए था ना? कल मैं मार्केट गई तो मुझे मिल गया, पूरे 1200 रुपये का आया है। अरे थैंक यू सो मच यार, मैं कितने दिनों से इस आईलाइनर को ढूंढ रही थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ जो तू मेरे लिए लेकर आई, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। पहली बार अपने हाथ में 1200 रुपये देखकर खुशी के मारे अनु की तो मानो आंखें ही भर जाती है। अरे तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू? अरे आँख में ना धूल चली गई है यार।
अच्छा चलो अब मूवी के लिए चलते हैं। तू भी चलेगी ना अनु? हर बार की तरह इस बार भी प्लान कैंसिल तो नहीं करेगी? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं भी चलूँगी। अनु आज पहली बार अपनी फ्रेंड्स के साथ थिएटर में मूवी देखने जाती है। उसके बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बच जाते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रेस्टोरेंट पे बढ़िया सी पार्टी करके घर आती है। वाह यार, क्या दिन था आज का। अगर जेब में पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है चीज़ें चोरी करना गलत बात है, लेकिन क्या करूं, घर वाले जब पैसे ही नहीं देते तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। अनु घर आती है। अरे क्या हो गया बहू, इतने देर से क्या ढूंढे जा रही है, ज़रा बता तो सही। माँ जी, मैं कल ही मार्केट से अपने लिए नया आईलाइनर लेकर आई थी। मैंने तो उसे खोलकर भी नहीं देखा था। पूरे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। तुमने आईलाइनर लिया था क्या अनु? आईलाइनर? कैसा आईलाइनर? मैं तो आईलाइनर लगाती ही नहीं भाभी, लेकर क्या करूँगी? अगर मुझे लेना भी होता तो आपसे पूछ कर लेती ना। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। पता नहीं नया का नया आईलाइनर कहाँ चला गया। अनु घबराई हुई अपने कमरे में आती है। अच्छा हुआ भाभी को मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना आज तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाती। अब तो ये अनु की हर 10-15 दिन की आदत बन गई थी। वो अपनी भाभी का कोई नया सामान उठा लेती और अपनी किसी सहेली को जाकर बेच देती। जब उस सामान के बदले पैसे मिल जाते तो उसके मन से चोरी का डर भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और बेचारी उसकी भाभी बहुत परेशान हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर मेरा नया का नया सामान जाता कहाँ है। आज कुछ खरीद कर लाती हूँ, कल गायब हो जाता है, और वो भी ऐसा वैसा सामान नहीं जो सबसे महंगा होता है वही गायब होता है। अरे बहू, घर से तेरा सामान भला कहाँ गायब होगा। घर में मैं, तू, अनु और धीरज ही तो है, और हम में से कोई तेरा सामान चुराएगा क्या? वो मैं नहीं जानती माँ जी कि सामान कौन चुराता है, लेकिन वो चोर छिपा हुआ तो ससुराल में ही है। एक ना एक दिन उसका भेद भी निकल ही जाएगा। क्या भाभी आप कुछ भी बोल रही हो? हम में से आपका सामान कोई थोड़ी ना चुराएगा। मैं नहीं जानती। इतना सब होने के बाद भी अनु अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन उसकी भाभी अपने लिए नई ब्रांडेड सैंडल्स लेकर आती है, तो अनु मौका पाकर उन सैंडल्स को चुपचाप अपने बैग में ले जाकर रख देती है। अब ये सैंडल्स जाएगी जिया के पास। बहुत दिनों से ऐसे सैंडल्स लेने के लिए कह रही थी। मैं ही उसे थोड़े सस्ते में सैंडल बेच दूंगी। कह दूंगी अपने लिए लेकर आई थी लेकिन कंफर्टेबल नहीं लगी और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। वाह अनु वाह, क्या दिमाग है तेरा। अगले दिन अनु उन सैंडल्स को अपनी फ्रेंड जिया के पास ले जाकर बेच देती है। थैंक यू यार, ये सैंडल्स तो बहुत सुंदर है, और तूने तो मुझे डिस्काउंट पर भी दे दी। अगर यही मैं शोरूम से जाकर खरीदती ना तो सच में बहुत महंगी मिलती। अच्छा हुआ तूने दे दी। अब तक तो अनु अपनी भाभी का सामान चोरी करके पैसे कमाकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद आया उसकी शामत का दिन, जब उसकी फ्रेंड जिया उसके घर पर पहन कर आ गई वही वाली सैंडल्स, और अनु की भाभी की नज़र पड़ गई वही सैंडल्स पर। ये तो बिल्कुल वैसे सैंडल्स है जैसे मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी, और लाते ही अगले दिन वो सैंडल्स गायब हो गई थी। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अनु के किचन में जाती ही उसकी भाभी उसके कमरे के अंदर आती है। नमस्ते भाभी। कैसी हो जिया, बड़े दिन बाद आई। मैं ठीक हूँ भाभी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी सैंडल्स ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी खरीदने का मन कर रहा है। कहाँ से ली तुमने ये सैंडल्स? ये तो अनु ने मुझे बेचे थे। बोल रही थी वो अपने लिए लेकर आई थी और उसे कंफर्टेबल नहीं लगे। मैं भी ऐसे ही सैंडल्स पहनती हूँ ना, तो उसने मुझे बेच दिए। अनु की वजह से मुझे सैंडल्स डिस्काउंट पर भी मिल गए। अच्छा ये बात है। फिर तो मैं भी अनु से ही अपने लिए सैंडल्स मंगवाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अनु आती होगी। थोड़ी देर बाद जिया वहाँ से चली जाती है, तो अनु की भाभी उसके कमरे में आती है। तो तुम हो वो चोर? चोर? कैसा चोर भाभी? देखो मेरे सामने ज़्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आज तक घर में से मेरा जितना भी सामान चोरी हुआ है वो सब तुमने चुराया है और जाकर अपनी फ्रेंड को बेच दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जिया आज मेरी वही वाली सैंडल्स पहनकर यहाँ आ गई थी, तो मुझे तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया। माँ जी कह रही थी ना कि घर में से कोई तुम्हारा सामान थोड़ी ना चोरी करेगा, तो अभी जाकर बताती हूँ माँ जी को सब। अपनी भाभी की ये बात सुनकर डर के मारे अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
नहीं भाभी प्लीज़, आप घर पर किसी को कुछ मत बताना। मैं आज के बाद आपका कोई सामान नहीं चुराऊंगी। माफ़ तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर करूँगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरा सामान चोरी करती क्यों थी? सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए? पैसे चाहिए थे तो घर से मांग लेती। आप ठीक कह रही हो भाभी, इस घर में जिसको भी पैसे चाहिए होते हैं घर से ले लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं माँ से अपनी बस के किराए के अलावा 10 रुपये भी एक्स्ट्रा मांग लूँ तो वो कभी मुझे नहीं देती। उनकी वजह से मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक 10 रुपये की पानी पूरी की प्लेट भी नहीं खा पाई। घर आते हुए पानी की बोतल में पानी ख़त्म हो गया हो तो एक नई बोतल पानी भी नहीं ले पाई। जब कोई किसी को एक एक पैसे के लिए तरसाएगा तो मजबूरी में वो क्या करेगा। मैं जानती हूँ चोरी करना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे इसके लिए मजबूर किसने किया? अगर मेरे सामने ऐसे हालात ही ना रखते तो मैं कभी ऐसा करती नहीं। जब रोते हुए अनु अपनी भाभी से ये बात कह रही थी तो उसकी भाभी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। ये तो सचमुच बहुत गलत बात है अनु। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन चोरी करना इसका हल नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। माँ जी तुम्हें पैसे नहीं देती तो क्या हुआ, मैं दे देती। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पर आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो सीधा मुझे बोलना। तुम्हारी भाभी तुम्हें पैसे देगी, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी। अनु रोते हुए अपनी भाभी को गले से लगा लेती है और रूपाली भी भाभी होने के नाते अनु की परेशानी समझकर उसे माफ़ कर देती है। रमेश और सुनीता का भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में बड़ा बेटा सौरभ, उसकी पत्नी रीमा, छोटा बेटा पंकज और उसकी पत्नी अनन्या रहा करते थे। सौरभ और रीमा का 1 साल का एक बेटा था और घर की छोटी बहू यानी कि अनन्या अभी प्रेग्नेंट थी। जब रीमा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था उस वक्त तक पंकज और अनन्या की शादी नहीं हुई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते रीमा को घर में ज़्यादा पूछा जाता था। जब अनन्या प्रेग्नेंट हुई तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी और इसी के चलते घर के सारे लोग बार बार बस एक ही बात कहते थे। जब रीमा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो प्रेग्नेंट थी तो उसे इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस वक्त अनन्या का 9वां महीना चल रहा था और एक दिन सुबह के वक्त वो देर से सोकर उठी। पंकज बेटा कहाँ है? तुम्हारे बीवी को देखो, अब तो 9वां महीना चल रहा है। अब तक तो उसकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए थी। हाँ देवर जी, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। हमारी देवरानी जी तो सारा दिन आराम करती रहती है। अरे अब तो थोड़ा काम कर ले। तुमने देखा है ना पंकज, तुम्हारी भाभी प्रेगनेंसी में कितना काम करती थी। अरे तुम दोनों भी ना सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे भाई सबका शरीर अलग अलग होता है। अब हो सकता है कि अनन्या को ज़्यादा परेशानी हो। आपकी बात ठीक है पापा जी, लेकिन वो क्या है ना, कई बार प्रेगनेंसी में ज़्यादा आराम करने से बाद में प्रॉब्लम आती है। और नहीं तो क्या, रीमा ठीक कहती है। तभी अचानक से पंकज के कमरे से अनन्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग दौड़कर उसके कमरे की तरफ जाते हैं जहां अनन्या दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर घर के सब लोग घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ अनन्या को? लगता है बहू की डिलीवरी का वक्त हो गया है। सौरभ बेटा जल्दी से कार बाहर निकालो, हमें अनन्या बहू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मम्मी जी मैं हॉस्पिटल वाला बैग पैक कर देती हूँ, सारा ज़रूरी सामान रख देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। चिंता मत करो अनन्या, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग अनन्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनन्या को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, हमने चेक कर लिया है, अब तक सब ठीक है। डॉक्टर साहब मेरी बहू को नॉर्मल डिलीवरी होगी ना? जी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे मम्मी अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अब डिलीवरी तो नॉर्मल ही होनी चाहिए, वरना एक बार ऑपरेशन हुआ ना तो फिर महीनों तक रेस्ट करते रहो। कुछ देर तक सब लोग अनन्या की डिलीवरी का इंतज़ार करते हैं। सब लोग अनन्या की तबीयत को लेकर परेशान थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। पंकज दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। बताइए ना डॉक्टर, सब ठीक है ना? देखिए हमें अनन्या जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी करने की हालत में नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, बात क्या है?
एक्चुअली आपकी बहू बच्चे को डिलीवरी करने के लिए प्रेशर नहीं लगा पा रही है, इसलिए सर्जरी करना ही बेटर ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा सही हो वैसा ही कर दीजिए। और इस तरह अनन्या सर्जरी से एक बेटी को जन्म देती है। हॉस्पिटल से जाने से पहले देखिए, अनन्या जी को 3 महीने तक पूरा आराम करने की ज़रूरत है और उसके बाद भी ज़्यादा काम ना करे तो ठीक रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सब लोग अनन्या को लेकर घर आते हैं। लेकिन ऑपरेशन होने की वजह से अनन्या की हालत बहुत कमज़ोर थी और इस वजह से वो अपने बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब अनन्या घर के काम करने के लायक नहीं हुई तो घर के सब लोगों को उस पर गुस्सा आने लगा। अब तो तुम्हारी डिलीवरी को 1 महीना हो चुका है, हम कब तक तुम्हारे बच्चे को गोद में लेकर घूमेंगे? अब इसे संभालना सीख जाओ अनन्या। मम्मी जी मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अभी ज़्यादा देर तक इसे गोद में लेकर बैठे रहना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और साथ ही कमर में दर्द भी होता है। अब ऑपरेशन के बाद तो ये सब होना ही था, इसीलिए कहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी सही रहती थी। रीमा ठीक कहती है, जब उसे बच्चा हुआ था तो 15 दिन बाद ही घर का सारा काम करने लगी थी। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होती, लेकिन तुमने अपनी प्रेगनेंसी में इतना आराम किया ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने और आराम करने के लिए कहा है और वैसे भी मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए घर के काम मैं इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगी। हाँ सुनीता, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर रीमा की तरह अनन्या को भी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती तो वो अपने साथ इस बच्चे का काम भी अच्छे से कर लेती। मैंने सुना है कि सिजेरियन से बच्चा होने के बाद वज़न भी बहुत बढ़ जाता है। भाभी को देखो, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो अभी तक वो पहले जैसी ही दिखती हैं। अनन्या कहीं तुम मोटी हो गई तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा आराम के चक्कर में तुमने अपना शरीर खराब कर लिया। सब लोगों की बातें सुन सुनकर अनन्या दुखी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अब अनन्या को बच्चा हुए 2 महीने हो चुके हैं, कब तक वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी? हाँ बहू तुम जाओ, वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। रीमा अपने मायके चली जाती है। इसकी वजह से घर का सारा काम सुनीता और अनन्या पर आ जाता है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी तक मेरा लंच नहीं बना क्या? अरे बना आ रही हूँ, अब इस उम्र में मेरे हाथ इतना जल्दी जल्दी थोड़ी ना चलते हैं। रीमा होती तो अब तक घर का सारा काम कर चुकी होती। माँ मैं भी लेट हो चुका हूँ, नाश्ता कहाँ है? अरे इतना ही लेट हो रहे हो तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहते? कहो उसे जरा रसोई में आकर काम करे। माँ वो बच्ची को संभाल रही है ना, और वैसे भी उससे घर का काम होता कहाँ है। ये भी ठीक है। मेरी बीवी को जब बच्चा हुआ था तो 15 दिन के बाद ही मेरा टिफ़िन बना कर रखने लगी थी और घर के बाकी लोगों का खाना भी बनाती थी वो। अरे रीमा की तो बात ही कुछ और है। जानते हो, पूरी प्रेगनेंसी में काम करती थी और उसके बाद पूरा 2 किलोमीटर का वॉक भी करके आती थी और इसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उसकी सेहत भी जल्दी जल्दी सुधर गई। लेकिन अनन्या को देखो, आराम कर करके अपना और हमारा सबका काम खराब कर दिया। बात तो आपकी ठीक है माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैंने भी देखा है पूरे 9 महीने अनन्या ने सिर्फ आराम किया है और इस वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। देखो पंकज, अब बहुत हो चुका है। जाकर अपनी बीवी से कहो कि बिस्तर से उठे और कम से कम हमारा ना सही तुम्हारा और बच्ची का काम तो पूरी तरह कर लिया करे। और कब तक उसकी बच्ची को संभालने के लिए घर में नौकरानी आती रहेगी? अनन्या अपने कमरे में बैठकर सब लोगों की बातें सुन रही थी और काफ़ी परेशान भी हो रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त अनन्या रसोई में आकर काम करने लगती है, लेकिन कमरे से उसकी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। मम्मी जी मैंने आधा नाश्ता तो बना दिया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, आप कर लेंगी प्लीज़? हाँ हाँ बहू, तुम्हें तो बहाना चाहिए होता है। जरा सा मौका मिला नहीं कि बस चल दिए। अरे घर की बड़ी बहू ने भी बच्चे का जन्म दिया था, उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन मम्मी जी मेरी बेटी रो रही है, मैं उसे रोता हुआ कैसे देख सकती हूँ? कोई बात नहीं अनन्या, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। तुम अभी रसोई का काम संभालो। देखो बहू, थोड़ी देर रोने से बच्चे को कुछ नहीं हो जाता।
अरे रीमा तो घर का सारा काम करने के बाद ही मुन्ने को गोद में उठाती थी। अब बच्चे को ज्यादा गोद में रख रख कर ना उनकी आदतें खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। देखा पंकज बेटा, तेरी बीवी ना कुछ ज्यादा ही नाजुक है। ठीक से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब उसके काम नहीं कर सकती, और अब बच्चा रो रहा है तो उसे रोते हुए देख नहीं सकती। अरे लाओ भाई, अब इस उम्र में सारा काम मैं ही कर लेती हूँ। आए दिन अपने घर वालों के ताने सुन सुनकर अनन्या काफी परेशान हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रीमा अपने मायके से लौटकर आ जाती है। तब तक अनन्या घर के काम और बच्चे को संभालने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? कितनी कमजोर लग रही हो तुम। अगर तुम्हारी हालत ऐसी रही तो आने वाले वक्त में बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। कुछ नहीं भाभी, वो बस थोड़ा काम ज्यादा था ना, इसलिए। एक काम करो अनन्या, तुम कुछ दिन आराम करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, घर के काम मैं कर लूंगी। ये क्या बहू, मायके से आने के बाद तुम बदली बदली क्यों लग रही हो? पहले तो तुम ही कहा करती थी अनन्या सारा दिन आराम करती रहती है, और अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। आप ठीक कहती है मम्मी जी। मैंने अनन्या से हमेशा यही शिकायत रखी कि ज़्यादा आराम करने की वजह से उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमारी सोच गलत थी। लेकिन अचानक से क्या हो गया बहू? यहाँ से जाने से पहले तो तुम भी बात बात पर अनन्या को ताने मारती थी। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे मायके में मेरी भाभी को भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ और उनके डॉक्टर ने मुझे समझाया कि सबका शरीर अलग अलग होता है। जो गलती मैंने अनन्या के साथ की थी वही गलती मैंने अपनी भाभी के साथ भी कर दी। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डॉक्टर से मिलवाया और सारी बात समझाई, तब मुझे समझ में आया कि हमने अनन्या के साथ गलत किया। हाँ बेटा, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारे ताने और जिद के चक्कर में अनन्या बहुत कमज़ोर हो गई है। चिंता तो मुझे भी इसकी हो रही थी, लेकिन बार बार लगता था कि जब तुम्हारी डिलीवरी हुई थी तब तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यही सोचकर मैंने अपनी बहू के साथ गलत कर दिया। लेकिन अब भी देर नहीं हुई मम्मी जी। हम दोनों चाहे तो मिलकर अब भी अनन्या को आराम करवा सकते हैं। और इसके बाद अनन्या की सास सुनीता और जिठानी रीमा उसका बहुत ख्याल रखते हैं और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है और अपने घर का काम फिर से संभाल लेती है।